आज के बहन शो में हम इंटरनेट से लेकर रियल लाइफ तक की ऐसी खबरें आपको बताएंगे जो लिटरली आपको स्पीचलेस कर देंगी। कन्विक्ट राम रहीम से लेकर आसाराम तक और फेमस निक्की भाटी डाउरी केस से लेकर विमेन हेटर नोएडा सीरियल किलर तक, ये सब खबरें जो हैं वो हमारे आज के मेन्यू में है। निक्की भाटी का केस तो आपको याद ही होगा। अगस्त 2025 का ये केस है। उस वक्त ये जो केस था ये हेडलाइंस में छाया हुआ था, सोशल मीडिया पर भी काफ़ी वायरल था। अब इस केस में नया अपडेट आया है। अपडेट ये आया है कि जो पंचायत है उसने दोनों परिवारों के बीच में एक डील क्रैक करवा दी है। तो इस केस के डील के बारे में तो हम ज़रूर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले क्विक रिवीजन कर लेते हैं इस केस के बारे में। तो कंचन और जो निक्की हैं, दोनों बहनें थी। इनका एक ही परिवार में शादी जो थी वो हुई थी। इनके पिताजी का नाम भिखारी सिंह है, जिन्होंने काफ़ी धूमधाम से शादी करवाई थी। शादी में उन्होंने सोने चांदी के गहनों से लेकर स्कॉर्पियो, बुलेट गिफ्ट के तौर पर पता नहीं क्या क्या उन्होंने दिया था। लेकिन पता है, इस टिपिकल इंडियन फैमिली की जो कहानी है उसमें ट्विस्ट आता है अगस्त 2025 में, जब निक्की की जो बहन है कंचन, वो आरोप लगाती है कि निक्की को उसके पति, सास, ससुर और जेठ ने मिलकर आग लगाकर मार डाला। और इस पूरे इंसिडेंट का ना उस वक्त एक वीडियो भी काफ़ी वायरल हुआ था और कंचन ने आरोप लगाया था कि ये सब दहेज के लालच में किया गया। मम्मा के ऊपर कुछ डाला था, फिर उनको चाचा मारा था, फिर लाइटर से आग लगा दी गई थी। निक्की का जो मासूम बेटा था उसकी भी एक स्टेटमेंट सामने आई थी, जिसने माइक पर मीडिया के आगे सारी डिटेल्स बताई कि किस तरीके से उसकी मां को जलाया गया उसकी आंखों के आगे। इस मामले में जो मेन अक्यूज्ड था वो था निक्की का पति विपिन भाटी, जिसको अगस्त 2025 में ही अरेस्ट कर लिया गया था। निक्की की जो बहन है कंचन, वो उस पूरे मामले के बाद ही अपने मायके में आ गई बच्चों को लेकर, और तब से लेकर अब तक पिछले 9 महीने से करीब वो अपने मायके में ही रह रही हैं। खैर, अब करीब 9 महीने के बाद पंचायत के जरिए ना दोनों परिवारों में एक डील जो है उसे क्रैक करवाया गया है। और अब डील क्रैक हुई है तो डील के कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी होंगे। तो पहली कंडीशन तो ये है कि निक्की की बहन कंचन, जिसकी शादी उसी परिवार में हुई थी, वो अपने ससुराल वापस लौटेगी और जिसकी स्टेटमेंट इस पूरे केस में काफ़ी अहम थी वो अब वापस उनके पास जाएगी। और दूसरी बात यह है कि निक्की के जो बच्चे हैं उनके नाम पर प्रॉपर्टी की जाएगी। निक्की के जो पिताजी हैं उनका ये कहना है कि दोनों पक्षों ने बच्चों का फ्यूचर और पारिवारिक हित को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया है। मुझे नहीं समझ में आता ये कौन सा पारिवारिक हित है। फिलहाल उनका ये कहना है कि बच्चों का भविष्य ध्यान में रखते हुए लिया गया है, लेकिन इसमें कहीं भी निक्की को न्याय मिलने की बात नहीं की गई है। और दूसरी बात कि कंचन वापस से उस घर में कैसे रहेगी, किस तरह से वो वहाँ रह पाएगी इतने सारे ट्रॉमा के बाद भी, इसके बारे में भी कोई बात नहीं हुई है। और पता है, निक्की का परिवार अब अपना केस भी वापस लेगा। आपको बता दूं कि ये वही पंचायत का सो कॉल्ड समाज है जिसने ना निक्की को 3 से 4 बार सुलह करवाकर उसी घर में वापस भेजा था जहां एलिजिडली उसे दहेज के लिए जलाकर मार दिया गया। और क्या ये पंचायत ये गारंटी लेती है कि अब जब निक्की की बहन कंचन वापस से उस घर जाएगी तो उसकी जो लाइफ है वो बची रहेगी? उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी का क्या? फिलहाल टोटली ये फैमिली का डिसीजन है कि वो केस वापस लेना चाहते हैं या नहीं। लेकिन अगर तर्क ये दिया जा रहा है कि परिवार के हितों को ध्यान में रख के और बच्चों के भविष्य को ध्यान में रख के फैसला लिया गया है, तो ऐसे में उस बच्चे का क्या जिसने उसी घर में अपनी माँ को खोया है, अपनी माँ को जलते हुए उसने देखा है। निक्की को न्याय मिलने का क्या, कंचन का क्या? कंचन पिछले 9 महीने से आई एम श्योर काफ़ी ट्रॉमेटिक फेज उसके लिए रहा होगा, काफ़ी ट्रॉमेटिक फेज से वो गुजरी होगी। इन सब का क्या? और अब जेल में बंद जो निक्की का पति है वो जेल से वापस आ जाएगा। ये केस अभी भी वैसे कोर्ट में था और अभी तक कुछ भी फाइनल डिसीजन नहीं आया था, लेकिन अब जो है इस केस को वापस ले लिया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि कंचन के लिए कितना मुश्किल होगा उस घर में जाकर उन्हीं लोगों के बीच में रहना जहां उसकी सगी बहन को जलकर वो मरी थी। इन लोगों के खिलाफ 9 महीने पहले खुद इन लड़कियों के जो माँ बाप थे वो कंप्लेन फाइल कर रहे थे, कंचन खुद स्टेटमेंट्स दे रही थी। अब वापस से उसी घर में जाकर रहना जहां उसकी सगी बहन जल कर मरी थी, वो सब
कंचन के लिए कितना मुश्किल होगा। लेकिन मुझे एक बात ना आज तक समझ में नहीं आई कि वो पेरेंट्स जो है अपनी दूसरी बेटी को वहाँ भेज कैसे सकते हैं। मतलब मामले की जांच जो है वो चल रही है, लेकिन फिर भी अगर एलिगेशंस भी, जो एलिगेशन उन्होंने खुद लगाए हैं, अगर एलिगेशंस भी हैं तो उसके बावजूद भी वो उस घर में अपनी बेटी को कैसे भेज सकते हैं। और जो जांच है वो तो अब रुक जाएगी, क्योंकि पंचायत ने जो डील क्रैक करवाई है उसके तहत तो अब जो निकी के परिवार वाले हैं वो केस भी वापस ले लेंगे। अब स्वर्णा यहाँ पर एक चीज़ बताती हूँ, रिसेंट ही खबर है, जो हमारे सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, उन्होंने ये कहा है कि तलाकशुदा जो बेटियां हैं ना वो बेहतर है मरी हुई बेटियों से। और मुझे लगता है ये जो स्टेटमेंट कोर्ट की तरफ से आई है ना, ये हमारे समाज में जो माँ बाप हैं उन तक पहुँचने में अभी अगले 100 साल लगने वाले हैं, और पहुँचना तो पहुँचना, इम्प्लीमेंट होने में भी अगले 100 साल लगने वाले हैं। इन सब में इंटरेस्टिंग बात यह है कि सोशल मीडिया पर जो जजमेंटल ऑडियंस है उन्होंने उल्टा कंचन को ही ट्रोल करना शुरू कर दिया। लिख रहे हैं कि इसने ही ये सब प्लान किया होगा। यहाँ तक लिख रहे हैं लोग कि पार्लर को हड़पने के लिए कंचन ने ये सब कुछ प्लान किया है, जानबूझकर उसने लड़के वालों के ऊपर ये एलिगेशंस लगाए हैं। मतलब कुल मिलाकर ये है कि दोबारा से जो सारा का सारा ब्लेम गेम है वो गोल घूमकर आ जाता है एक महिला पर। एक चीज़ और बताती हूँ कि ये कमेंट्स ना वही लोग करते हैं जो हमारे बीच में ना काफ़ी इंटेलेक्चुअल बने बैठे होते हैं। खैर अब डेटा पर आते हैं। 2024 में ना भारत में 5737 डाउरी डेथ्स जो हैं वो दर्ज की गई, यानी कि एवरेज हर दिन लगभग 16 महिलाओं की मौत दहेज की वजह से रिकॉर्ड की गई। एनसीआरबी ट्रायल डेटा एनालिसिस के मुताबिक डाउरी डेथ और रिलेटेड क्राइम्स में कन्विक्शन रेट लगभग 30% के आसपास रहता है, यानी कि हर 10 में से 7 परिवार को इंसाफ ही नहीं मिल पाता है। मतलब साफ ये है कि ज़्यादातर में इसी तरह से सुलह हो जाती है, फिर केस बंद हो जाते हैं, और जिसकी जान गई है इसमें उसको न्याय किस तरह से मिलता है वो तो हम सब जानते ही हैं। सो कुल मिलाकर ना इस केस को देखने के बाद एंड में यही समझ में आता है कि एक लड़की की जो जान है उसकी कीमत क्या है। कुछ भी नहीं, कुछ रुपए, थोड़ी सी ज़मीन, और समाज के वो 4 लोग क्या कहेंगे वो। अब ना आगे बढ़ते हैं अगली खबर पर। तो एक चौंकाने वाली खबर जो है वो आई है। ये खबर ये है कि नोएडा में यहाँ बीते कुछ दिनों से एक सीरियल किलर खुलेआम घूम रहा है। भाई उसे औरतों से इतनी ज्यादा नफरत है, इतनी ज्यादा नफरत है कि वो कैंची लिए घूम रहा है। जहां पर उसको जो औरत दिख जाए बस वो पीछे से आता है और औरत के ऊपर कैंची भोंक देता है, और जब तक विक्टिम को ये पता चलता है कि उसके ऊपर किसी ने अटैक किया है वो वहां से फौरन भाग जाता है। खैर जब पुलिस में कंप्लेंट्स हुई ना तो पुलिस एक्शन में भी आई और ये जो सीरियल किलर है इसे पकड़ भी लिया गया है। He said he hated women, so he allegedly rode around Noida attacking random women with scissors over 3 days in the city. और जब उसे पकड़ लिया गया उसके बाद में पता चला कि ये अच्छा खासा पढ़ा लिखा इंसान है जो अकाउंटेंट की नौकरी करता है, और ये अपने लुक्स को लेकर ना काफ़ी इनसिक्योर रहा था। सो ये औरतों पर ही अटैक करने लगा। मतलब इसे कुछ समझ नहीं आया कि अगर लुक्स को लेकर इनसिक्योर है तो क्या करे, तो चलो कैंची उठाते हैं और सड़क पर जो औरतें हैं ना उन पर अटैक करते हैं। ऑल्सो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में साइकोलॉजिस्ट को कोट करते हुए ये बताया गया है कि इतना जो ये खतरनाक क्राइम कमिट कर रहा था इसके पीछे कुछ और भी रीजंस रहे होंगे, मे बी डिप्रेशन हो या कुछ एक प्रोलॉन्ग्ड इसका कोई ट्रॉमा रहा हो। लेकिन सोशल मीडिया पर ना इस केस को लेकर लोग काफ़ी कमेंट्स कर रहे हैं और कुछ एक आध ना काफ़ी अच्छे खासे कमेंट्स भी हैं। जैसे एक ने लिखा, मेन विल डू एनीथिंग बट गो फॉर थेरेपी। मुझे लगता है सही लिखा है। वैसे अगर बॉडी को लेकर इनसिक्योर होने की बात है तो मुझे लगता है लड़कियां तो जब से पैदा होती है उन्हें तब से इनसिक्योर फील करवाया जाता है। उन्हें बचपन में ही बता दिया जाता है कि देखो तुम्हारा रंग जो है ना वो थोड़ा सांवला सा है, लेकिन उसे कवर करने के लिए बोल दिया जाता है कि नहीं बट तुम्हारे नैन नक्श बहुत अच्छे हैं। कुछ लड़कियों को कह दिया जाता है कि देखो तुम्हारा मोटापा थोड़ा सा बढ़ गया है, लेकिन उसे शुगर कोट करने के लिए बोल दिया जाता है कि तुम हेल्दी सी हो गई हो। तो हम जो लड़कियां हैं ये बचपन से ही इस तरह की बातें जो है वो सुनते आ रही हैं। तो अगर हमें इनसिक्योर होना हो तो जिस दिन से हम पैदा होते हैं ना उसी दिन से इनसिक्योर हो सकते हैं। एंड गेस व्हाट, इतना कुछ सुनने के बाद भी लड़कियां इस हद तक तो नहीं जाती हैं, और ना ही लड़कियों के केस ना इस तरीके से एक सोशल इशू बनते हैं। वैसे एक सवाल ये भी है कि सड़कों पर औरतें जो हैं वो आखिर सेफ कितनी है। ये तो चलो सीरियल किलर था, इसके साथ कुछ और भी प्रॉब्लम्स रही ही होंगी, हम उन प्रॉब्लम्स को कतई जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं बिकॉज ये केस के भी डिटेल्स आनी बाकी हैं। बट अब सवाल ये आता है कि सड़क पर, चलती हुई सड़क पर लड़कियां कितनी सेफ हैं।
बिल्कुल, क्योंकि नोएडा में तो हम भी काम करते हैं, हम भी नोएडा में आते हैं, तो ये तो काफ़ी ज़्यादा सीरियस इशू है। तो इन सब बातों को थोड़ा डेटा से भी समझ लेते हैं। तो 2024 के एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से क्राइम अगेंस्ट वुमेन को अगर हम थोड़ा सा ब्रेक डाउन करेंगे तो पता चलता है कि 67,829 किडनैपिंग एंड अबडक्शन के केसेस हैं, जिसमें और इसके अलावा 48,303 असॉल्ट ऑन वुमेन विद इंटेंट टू आउटरेज मॉडेस्टी केसेस है, और इसके अलावा 29,536 रेप के केसेस हैं। और पता है इसके अलावा महिलाओं के खिलाफ टोटल 4.41 लाख केसेस जो हैं वो फाइल किए गए हैं, और सबसे ज़्यादा केस अब भी क्रूअल्टी बाय हस्बैंड और रिलेटिव्स रहे हैं। ये 1 लाख के पार गया है ये आंकड़ा। 2023 से अगर कंपेयर करें तो 2024 में डेफिनेटली माइनर डिप देखा गया है, अगर हम केसेस की बात करें तो, क्राइम अगेंस्ट वुमेन की भी बात करें तो, लेकिन डेफिनेटली अभी भी जो डेटा है ना वो हम सबको डराने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं। स्वर्णा, तुम्हें ये पता है कि आसाराम ने फिर से जोधपुर जेल में सरेंडर कर दिया है? हाँ, क्योंकि 27 मई 2026 को ना राजस्थान हाई कोर्ट ने 2013 वाले रेप केस में उसकी उम्र कैद की जो सजा थी उसको कंटिन्यू रखा है। उसकी जो बेल अपील थी उसको अब रिजेक्ट कर दिया गया है। अच्छा, ये वही केस है जिसमें एक माइनर लड़की अपने पेरेंट्स के साथ जोधपुर का जो आश्रम है वहां पर आई थी? एग्जैक्टली, परिवार को कहा गया था कि लड़की पर बुरी आत्माओं का असर है और आसाराम जो है वो इसका इलाज कर सकता है। और आरोप ये था कि 15 अगस्त 2013 की रात में आसाराम के आश्रम में लड़की के साथ रेप किया गया। उसके बाद जो एफआईआर है वो कब हुई? तो फिर हुआ ये कि 21 अगस्त 2013 को जोधपुर महिला थाने में एफआईआर दर्ज की गई। 31 अगस्त को आसाराम को इंदौर आश्रम से गिरफ्तार कर लिया गया। उसके खिलाफ आईपीसी सेक्शन 376(2), 376(d) और 120(b) और पॉक्सो एक्ट के तहत जो था वो पूरा का पूरा मामला रजिस्टर किया गया था। अच्छा, और फिर बाद में कोर्ट ने क्या फैसला दिया था? फिर करीब 5 साल तक सुनवाई चली और फिर अप्रैल 2018 में स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने आसाराम को उम्र कैद की सजा सुनाई। अक्टूबर 2025 में मेडिकल रीजन की वजह से उसे बेल दे दिया गया था। उसने बेल मांगी थी और फिर उसके बाद से वो बाहर था। मामले की सुनवाई जो थी वो करीब 5 साल तक चली थी। उसके बाद फिर अप्रैल 2018 में स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने आसाराम को उम्र कैद की सजा सुना दी थी। अक्टूबर 2025 से मेडिकल बेल पर आसाराम बाहर था। उसे उसकी उम्र और उसकी हेल्थ खराब का हवाला देते हुए उसने बेल मांगी थी। जनवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट से उसे इंटरिम मेडिकल बेल जो थी वो इस मामले में मिल गई थी। हाई कोर्ट ने कहा कि जो रेप का पूरा मामला था, जो केस था, वो साबित होता है। सर्वाइवर का जो बयान था उससे साबित होता है कि उसके साथ रेप हुआ है। हालांकि कोर्ट ने गैंग रेप, कॉन्स्पिरेसी और पॉक्सो एलिगेशन से आसाराम को राहत दे दी है। इसी वजह से 28 मई 2026 को जोधपुर सेंट्रल जेल में उसे सरेंडर करना पड़ा। लेकिन गरिमा, ये सिर्फ एक बाबा की कहानी डेफिनेटली नहीं है। इंडिया में जो है वो बाबा आते जाते रहते हैं टाइम टू टाइम। उनके कारनामे भी सामने आते रहते हैं। आने जाने से याद आया, अभी फिलहाल राम रहीम को फिर से 30 दिनों की पैरोल जो है वो मिल गई है। मुझे एक बात ना बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है कि गुरमीत राम रहीम 2017 से जेल में बंद है। 2 साध्वियों के रेप केस में उसे 20 साल की सजा मिली हुई है, फिर भी वो बार बार जेल से बाहर कैसे आ जाता है? उसे सजा मिली है या फिर पैरोल मिली है? वही तो, सिर्फ रेप केसेस ही नहीं गरिमा, उसके खिलाफ जर्नलिस्ट को मारने और इतना ही नहीं, डेरा मैनेजर रंजीत सिंह के मर्डर केसेस में भी उसके खिलाफ जो कार्रवाई थी वो चली थी। सीबीआई कोर्ट ने उसे दोषी करार दे दिया था, लेकिन बाद में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने उसे रिहा कर दिया था। और मैंने ना एक और बात पढ़ी थी कि उस पर विमेन सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, धमकी देने और फॉलोअर्स को जबरन नपुंसक बनाने जैसे सीरियस एलिगेशंस भी लगे थे। तो राम रहीम के खिलाफ पूरा मामला जो था वो सामने आया 2002 में। एक एनोनिमस लेटर जो था वो भेजा गया था। उस समय के जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, पंजाब हरियाणा के चीफ मिनिस्टर, यूनियन होम मिनिस्टर, सीबीआई, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट को एक लेटर भेजा गया था। और ये वही लेटर है जिसमें ये आरोप लगाया गया था कि डेरा के अंदर महिलाओं का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। और फिर हाई कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने केस फाइल किया। राम रहीम पर आईपीसी सेक्शन 376 रेप, सेक्शन 506 क्रिमिनल इंटिमिडेशन और सेक्शन 509 यानी कि महिला की डिग्निटी इंसल्ट करने के आरोप लगे। और फिर फाइनली 25 अगस्त 2017 को राम रहीम
को कन्विक्ट जो था वो कर दिया गया। कन्विक्शन के बाद उसके फॉलोअर्स ने हरियाणा और दिल्ली के भी कुछ एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा वायलेंस किया, काफ़ी तोड़फोड़ मच गई थी। उस टाइम पे मैं कॉलेज में थी और मुझे याद है कि शाम के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा बवाल मच गया था यहाँ पर। कन्विक्शन भले ही 2017 में हुआ, लेकिन एग्जैक्टली मई 2026 तक वो 16 बार पैरोल पर बाहर आ चुका है और कुल मिलाकर 420 से ज्यादा दिनों तक वो जेल के बाहर बिता चुका है। और अब वो फिर से बाहर आ गया है। हाँ, 26 मई 2026 को उसे फिर से 30 दिन की पैरोल मिली है। अभी वो सिरसा वाले डेरा जो हेडक्वार्टर्स है उसमें रह रहा है। एक बार जब वो पैरोल पर बाहर आया था तो उसकी वीडियो वायरल भी हुई थी जिसमें नवाब साहब तलवार से केक काट रहे थे। तो मुझे तो लगता है कि हर महीने 2 महीने में राम रहीम को पैरोल मिलने की जो खबर है, जो ये हेडलाइन है, हम सुन ही लेते हैं। और ये जो खबर है वो अपने आप में देश की जो एक व्यथा है उसको बयान करती है बहुत अच्छे तरीके से। तो ये थे आज के वो 4 टॉपिक्स जिसके बारे में हमें लगा कि हमें बात जरूर करनी चाहिए, क्योंकि ना ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो छपते हैं अखबारों में लेकिन हेडलाइंस बनने में इन्हें काफ़ी देर लग जाती है। ऐसे ही हम कल फिर आएंगे अगले एपिसोड के साथ और इसमें कुछ ऐसी 4 नई खबरें आपके सामने लाएंगे।